हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, पिछली वीडियो हम लोगों ने बात किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में, उसका डेफिनेशन के बारे में जाना था। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में। और ये भी जानेंगे कि अगर वो नहीं होता तो हमें कितना नुकसान होता है और उससे किस तरह से हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर का मेन चीज़ है ना, मेन उसका काम क्या है, उसका काम सबसे पहला काम जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, ठीक है। मेन यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का मेन इसका काम होता है, ठीक है। एक बार के एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो बिना अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, उससे हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आएगा उसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं एक छोटा सा ये एग्जांपल ले लेता हूँ कोडिंग का ही। क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय नाम का क्लास ले लिए, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, स्ट्रिंग ई अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हो गया। इसके बाद इंटीजर ले लेते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं, ठीक है। एक एम्प्लॉय का आईडी हो गया, एक एम्प्लॉय का नेम, एक कंपनी होगी, उस कंपनी के अंदर पे ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं एक, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का क्या क्या वेज होता है, तो मैंने बताया हुआ था 3 वेज होता है, ठीक है। जो सबसे पहला होता है जो रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरा होता है मेथड के थ्रू, और तीसरा होता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ना रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करके देख लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि पहले ही हम लोग ऑब्जेक्ट को यहीं पर इसे रेफरेंस रेफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, एम्प्लॉय ई वन नाम का एक एम्प्लॉय क्रिएट किए, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, एक एम्प्लॉय क्रिएट किए, एक और एम्प्लॉय कर देते हैं। एक कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं कि नहीं, E2 इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। एक ये दूसरा हमने एम्प्लॉय का ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम मेन मेथड को क्लोज कर देते हैं, क्लास को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग, ठीक है, इसको ये रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू करते हैं, तो रेफरेंस वेरिएबल में हम लोग पहले ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं। अगर जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू में हम लोग मान लेते हैं स्ट्रिंग है, ठीक है, ई अंडरस्कोर नेम इक्वल टू राज ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, ई अंडरस्कोर आई डी इक्वल्स 1001 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एम्प्लॉय E1 है, ठीक है, और जब हम कोई भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इस एम्प्लॉय का भी, ठीक है, E1 एम्प्लॉय का नाम क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, ये एक मानते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा, ठीक है।
और आईडी हो जाएगा क्या 1001 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कौन रेफर कर रहा है, E1, ठीक है। इसका बाद एक और E2 नाम का जो हम लोग का वेरिएबल है, ठीक है, इसका भी एक और ऑब्जेक्ट है, उसका भी ये क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो ये अगला जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेम यही हो जाएगा, राज, ठीक है, और 1001। तो एक बात बताइए, ठीक है, कि किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी सेम होता है, किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं होता है, ठीक है। हर एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि ये वाला जो अप्रोच है हम लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सबको एक कर देगा तो ये प्रोग्राम के लिए सही नहीं है, ठीक है। इससे हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत हो गया, तो हम लोग ये वाला अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आ गई बात किसका, तो हम लोग मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसी लाइन के आगे में क्या कर लेते हैं, E1 डॉट ई नेम इक्वल्स डबल कोट्स के अंदर में राज कर देते हैं, ठीक है। और फिर ये लाइन जो होगी वो इसी के नीचे है, ठीक है, यहीं पर। इसके बाद फिर एक और कर देते हैं E1 डॉट ई आई डी इक्वल्स 1001, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अगर इसके लिए E2 के लिए भी लिखते हैं, ठीक है, E2 डॉट ई नेम इक्वल्स ABC ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉलो हो सकता है हम लोग का, E2 डॉट ई आई डी इक्वल्स 10002। तो ये वाला अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग को नुकसान क्या है कि मल्टीपल हम लोग को 3 लाइन लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये तो हम लोग छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए हम लोग लिख सकते। जहाँ पे जो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 1 लाख करीब में 2 लाख 3 लाख उसमें वर्कर्स काम करते हैं, तो अगर किसी को कंपनी के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करें तो हम लोग को 1 लाख 2 लाख जो भी कोड होगा ना वो एक्स्ट्रा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये लाइन हमको ये 2 लाइन ना 2-3 लाख टाइम्स लिखना पड़ जाएगा ये, तो ये जो प्रोग्राम है हमारा मेमोरी एफिशिएंट भी नहीं होगा और वर्क भी प्रॉपरली नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, लोडेड प्रोग्राम हो जाएगा और इसको लोड करने में वक्त लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि कोई भी वेरिएबल हम लोग का ये सिमिलर ना हो सके, ज़रूरत जहाँ पे ये हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का अगर आईडी है कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो वो सिमिलर अगर हो जाता है तो ये हम लोग के प्रोग्राम के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कंस्ट्रक्टर को हम लोग इसमें ऐड करते हैं तो हम लोग को कितना बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर मैंने पिछले ही टॉपिक में बताया था कैसे क्रिएट होता है। क्लास नेम डायरेक्ट रहता है, उसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय विथ ब्रैकेट, ठीक है, सेम मेथड के जैसा ही होता है, ठीक, विद ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में हम लोग यूज करेंगे कैसा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ई नेम, ठीक है, नेम पास किया, कॉमा इंट, काम करते हैं इनको फिर से बनाते हैं नीचे में, ठीक है। वहाँ पे जगह का दिक्कत हो रहा है। क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग ई नेम इंट ई आई डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पास करते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। स्ट्रिंग ई नेम कॉमा इंट ई आई डी, ठीक है। इसको स्मॉल ही कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर में क्या डालेंगे, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे पहले दिस,
ठीक है। ये दिस एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं इसका फ्यूचर में आगे आने वाले वीडियो में ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या यूज है, ठीक है। दिस डॉट ई नेम इक्वल्स ई नेम, ठीक है। इसके बाद दिस डॉट ई आई डी इक्वल्स ई आई डी, ठीक है। तो इसके अंदर ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो ये ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करेंगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस जगह अब ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय E1 इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसी के तरह से हम वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहीं पर स्ट्रिंग पास कर देंगे राज, ठीक है, कॉमा 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉय E2 इक्वल्स न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब जो भी वैल्यू जाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट यहीं से होकर के जाएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू जाएगा वो यहाँ से, बताता हूँ, यहाँ से हम सबसे पहले ये एक स्ट्रिंग वैल्यू पास होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा इस स्ट्रिंग के पास, ठीक है। फिर ये इंटीजर वैल्यू पास होगा, ये इंटीजर वैल्यू जाएगा इसके पास, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जा कर के इसके अंदर इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। फिर ये जा कर के इसके अंदर इनिशलाइज कर देगा, यानी कि EID को इस EID के साथ इनिशलाइज कर देगा और ई नेम को इस ई नेम के साथ इनिशलाइज कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो एम्प्लॉय 1 है उसका वैल्यू राज हो जाएगा और 101 हो जाएगा। फिर जब अगली बार ये काम करेगा तो फिर ABC हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय का नेम ABC हो जाएगा और इसका EID 10002 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बेनिफिट हमको दे रहा है, जैसे कि पिछले वाले ये ऊपर वाले प्रोग्राम में हमको यही लाइन दो लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के हेल्प से इस लाइन को हमने रिड्यूस कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम बन गया एकदम सही प्रोग्राम बन गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी हम लोग को इशू नहीं आएगा इसको वो करते समय, ठीक है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ये मैं आपको बता, कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि शायद कंस्ट्रक्टर भी जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, जी नहीं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प नहीं करता। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम कौन सा करता है, ये न्यू कीवर्ड जो है, ये कीवर्ड काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। और इन कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे लगता है, ठीक है, न्यू कीवर्ड के बाद इसका मेन काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम बस एक ही चीज़ है कि बस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का बस इतना ही यूज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। गाइस अगले वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे ये ऑब्जेक्ट, इसका कंस्ट्रक्टर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं उसके बारे में। गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक है, आप लोग वहाँ जा कर के कुछ इंपॉर्टेंट जावा का क्वेश्चंस देख सकते हैं जो कि इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम वगैरह इसमें पूछे जाते हैं। मैंने उसका बहुत सिंपली ये अपने तरीके से कोड करके, बहुत ईजी तरीके से कोड करके वहाँ पे अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो आप लोग वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो या फिर इस वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।